वेलकम टू लिव ज्ञान नेट। मैं विनय आनंद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ का पार्ट 5 लेकर आया हूं। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए ला रहा हूं, ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरे लास्ट तक देखना, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वो पब्लिश होता है, वो कहाँ से होता है? ISA इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से पब्लिश होता है? क्या ये DRTC है, ILA, ICSSR या इंस्टॉक? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है इंस्टॉक। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इंस्टॉक के द्वारा प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है। ये जो इंस्टॉक है, अब इसका नेम चेंज होकर 2002 में नेम इसका चेंज होकर निस्केयर हो गया। ठीक, तो अगर आपसे निस्केयर ऑप्शन में रहे या इंस्टॉक ऑप्शन में रहे, दोनों में से कोई भी रहे तो आंसर इंस्टॉक होगा। अगर इंस्टॉक होने पर और निस्केयर होगा तो निस्केयर आंसर होगा। तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश होता है इंस्टॉक या निस्केयर से। ये इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है ISA। ये क्या है? सेमी मंथली एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है। सेमी मंथली मीन्स ये एक मंथ में 2 बार पब्लिश होने वाली एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है, यानी एब्स्ट्रैक्ट वाली जर्नल है। ठीक, और इस जर्नल में होता क्या है? तो इस जर्नल में होता है रिपोर्टिंग साइंटिफिक वर्क डन इन इंडिया सिंस 1965। 1965 से इसको पब्लिश की जा रही है, इस एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल को। और इसमें जो भी भारत में जो भी साइंटिफिक वर्क हो रहे हैं, ठीक, उन सबको इसमें एब्स्ट्रैक्ट के रूप में रखा जाता है, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल्स का हो, कॉन्फ्रेंस पेपर्स का हो, सिम्पोसिया का हो, मोनोग्राफ्स का हो, पेटेंट्स हो, स्टैंडर्ड्स हो, थीसिस हो, इन सभी को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये रखा जाता है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में, जो कि 1965 से पब्लिश्ड प्रकाशित हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों देखिए इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये इसका कवर पेज है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स निस्केयर से प्रकाशित पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता? ठीक, इम्पीरियल लाइब्रेरी जो कलकत्ता में था, उसका जो फर्स्ट लाइब्रेरियन था वो कौन था? क्या वो जॉन मैकफार्लेन थे, हरिनाथ डे, BS केशवन या SR रंगनाथ है? तो दोस्तों, जो इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे उनका नाम था जॉन मैकफार्लेन। ये दोस्तों, ये देखिए आपके सामने, ये इम्पीरियल लाइब्रेरी मेटकॉल्फ हाउस, ये 1905 का लिया गया ये पिक्चर है। जो इम्पीरियल लाइब्रेरी था, इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था 1891 1891 में, बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज। कलकत्ता में जितने भी सेक्रेटरी लाइब्रेरीज थे, उन सभी को कंबाइंड करके 1891 में इम्पीरियल लाइब्रेरी बनाया गया था। अब जो इम्पीरियल लाइब्रेरी था, इससे लोगों के लिए पब्लिकली इसको ओपन किया गया 30 जनवरी 1903। 30 जनवरी 1903 को इसको क्या किया गया? सभी लोगों के लिए पब्लिकली ओपन कर दिया गया। और जॉन मैकफार्लेन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, जॉन मैकफार्लेन जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के, उनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इम्पीरियल लाइब्रेरी। और आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के बाद, द पॉलीग्लॉट स्कॉलर हरिनाथ डे टुक ओवर द चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी। उनके मरने के बाद एक स्कॉलर, एक बहुभाषीय स्कॉलर हरिनाथ डे को इम्पीरियल लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाया गया। और बाद में J.A. चैपमैन 1911 में इनको चार्ज दिया गया।
ठीक है। तो जो इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे उनका नाम था जॉन मैकफार्लेन, और इंपीरियल लाइब्रेरी को 1891 में बनाया गया और इसे पब्लिक के लिए खोला गया 1903 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आई वर्क इज एन ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय। कह रहा दोस्तों ये आई वर्क एक ऑफिस सूट है, जैसे आप लोगों ने यूज़ किया होगा MS ऑफिस, उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, तो उसी तरह का आई वर्क भी क्या है, एक ऑफिस सूट है। ऑफिशियल यूज़ में काम, ऑफिस के यूज़ में काम में आने वाला एक एप्लीकेशन है। इसको क्रिएट किसने किया? IBM ने, अपाचे फाउंडेशन ने, एप्पल ने या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने? तो दोस्तों ये जो आई वर्क है ये एप्पल के द्वारा फॉर्म किया गया एप्लीकेशन है, ऑफिस सूट एप्लीकेशन है एप्पल के द्वारा आई वर्क। आई वर्क इज एन ऑफिस सूट एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय एप्पल फॉर इट्स मैक OS और iOS, एप्पल का OS और मैक OS सिस्टम के लिए इसे बनाया गया, ठीक। और इसको रिलीज़ किया गया था 2005 में पहली बार, आई वर्क, जो कि क्या एक ऑफिस सूट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा आई वर्क सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है एथीनस सर्च इंजन इज रिलेटेड टू। एथीनस सर्च इंजन है वो किससे रिलेटेड है? वो क्या साइंस एंड इंजीनियरिंग का सर्च इंजन है, लाइफ साइंस लिटरेचर का है, लाइब्रेरी साइंस लिटरेचर का सर्च इंजन है, या सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का? तो दोस्तों एथेनस जो सर्च इंजन है वो क्या है, वो साइंस एंड इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनोलॉजी को सर्च करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस को सर्च करने के लिए एक सर्च इंजन है जिसका नाम है एथेनस सर्च इंजन। ये दोस्तों आपके सामने athenas.com, ये क्या इंजीनियरिंग एंड साइंस सर्च, इंजीनियरिंग और साइंस के सर्च करने के लिए, इसको उसके रिसोर्सेज को सर्च करने के लिए एथेनस को यूज़ किया जाता है। इसमें द एथेनस सर्च इंजन इंडेक्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स स्पेसिफिक वेबसाइट्स, पब्लिकेशंस, न्यूज़ एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक। इसमें आप साइंस एंड इंजीनियरिंग के रिलेटेड वेबसाइट को सर्च करने के लिए, उसके पब्लिकेशन को सर्च करने के लिए, उसके न्यूज़, उसके डिफरेंट सोर्सेज को सर्च करने के लिए ये सर्च इंजन है एथेनस सर्च इंजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओमनी पेज इज ए। ओमनी पेज है क्या है? क्या ये इमेज सॉफ्टवेयर है? क्या ये रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है? क्या ये DBMS सॉफ्टवेयर है या OCR सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ओमनी पेज एक OCR सॉफ्टवेयर है, ठीक। ओमनी पेज एक OCR सॉफ्टवेयर है। OCR क्या होता है? OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। जैसे आपके पास कोई इमेज है, ठीक, आपके पास कोई पिक्चर है और उसमें कुछ लिखा हुआ है, या आपने कुछ हैंड रिटन किसी कॉपी पे लिखा है। अब आप चाहते हो कि वो जो हैंड रिटन लिखा हुआ है वो क्या आ जाए, आपके फ़ोन पे आ जाए, वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आ जाए, ठीक। तो इसके लिए OCR का यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, जिसके मदद से आप जो भी वर्ड्स उस इमेज में, उस हैंड रिटन नोट्स में लिखे गए हैं, उन सभी को आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में चेंज कर सकते हो। तो यही काम किया जाता है OCR से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से। ये जो OCR है ओमनी पेज ये एक OCR है और इसको अवेलेबल किया गया था कोफैक्स इनकॉर्पोरेटेड के द्वारा किया गया था। ओमनी पेज वॉज वन ऑफ द फर्स्ट OCR प्रोग्राम टू रन ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। ये ओमनी पेज पहला OCR प्रोग्राम था जो कि कंप्यूटर पर लॉन्च किया गया था, जिसको डेवलप किया गया था 1980s में किया गया था। एंड सॉल्व बाय केरी कॉर्पोरेशन ने इसको बेचा था। अ कंपनी हेडेड बाय रॉबर्ट नॉयसी की कंपनी थी केरी कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा इसे बेचा गया था पहली बार 1980s में डेवलप किया गया था। और ये पहला OCR प्रोग्राम था पर्सनल कंप्यूटर के लिए। क्या नाम था उसका? ओमनी पेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए ये ओमनी पेज हमारा सॉफ्टवेयर है
ये हमारा इमेज है, एक डॉक्यूमेंट का इमेज है। अब उसमें जो भी लिखा हुआ है, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन सभी वर्ड्स को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोड डेटा स्टैंड्स फॉर, CODATA, कोड डेटा स्टैंड्स फॉर, कोड डेटा का फुल फॉर्म क्या है? तो कोड डेटा का जो कोड डेटा का जो फुल फॉर्म है वो है कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो कोड डेटा है, द कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, ICSU। ये एक कमिटी है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक कमिटी है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में किया गया था। ठीक है, और ये जो है कमिटी, इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस to promote and encourage on a worldwide basis the compilation, evaluation and dissemination of reliable numerical data of importance to science and technology। जो भी डेटा है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, उन सभी को वर्ल्ड वाइड बेसिस उनको कंपाइल करना, उनको इवेल्युएट करना, उसको डिसेमिनेट करने का ये काम करता है कोड डेटा, द कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए कोड डेटा, कमिटी ऑन डेटा, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, फास्ट, FAST इज डेवलप्ड बाय। फैसिलिटेट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी को डेवलप किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश लाइब्रेरी, IFLA, OCLC या यूनेस्को। तो फास्ट को जो डेवलप किया गया था वो OCLC के द्वारा किया गया था। ये जो फास्ट है, फैसिलिटेट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, ये क्या कंट्रोल वोकैबुलरी है, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCHS पर बेस्ड है। इसको जो डेवलप किया गया था वो OCLC के द्वारा 1998 में किया गया था। ठीक, ये जो LCHS है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, वो क्या प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम है, जब प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम पर बेस्ड है, जबकि फास्ट है जो पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक, तो जो फास्ट है वो फैसिलिटेट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, एक कंट्रोल वोकैबुलरी है, और जिसको डेवलप किया था OCLC ने 1998 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये दोस्तों फास्ट है आपका फैसिलिटेट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? क्या वो शेड्यूल है, रूल्स है, क्लासिक एंड सेक्रेट बुक्स है, या इंडेक्स है? तो दोस्तों जो थर्ड पार्ट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन है वो हमारा क्लासिक्स एंड सेक्रेट बुक्स है। जो कोलन क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वो रूल्स है, सेकेंड जो पार्ट है वो शेड्यूल है, और जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? क्लासिक्स एंड सेक्रेट बुक्स है। ये दोस्तों आपके सामने है, देखिए कोलन क्लासिफिकेशन है, ऐसा रंगनाथन के द्वारा। पार्ट 1 रूल्स, पार्ट 2 शेड्यूल्स एंड पार्ट 3 शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड सेक्रेट बुक्स। नेक्स्ट है कॉनिक्सियन, अ सिस्टम फॉर कैटलॉगिंग इज अ सर्विस ऑफ। कॉनिक्सियन एक सिस्टम है कैटलॉगिंग का, वो सर्विस किसके द्वारा दिया जाता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, OCLC, SILP या ब्रिटिश लाइब्रेरी। तो जो कॉनिक्सियन है वो जो सर्विस दिया जाता है वो दिया जाता है OCLC के द्वारा दिया जाता है। ये OCLC के द्वारा दिया जाने वाला क्या है? एक सिस्टम है फॉर कैटलॉगिंग के लिए दिया जाता है, और इसका 2 तरह का इंटरफेस है, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर बेस्ड है और एक ब्राउज़र बेस्ड है कॉनिक्सियन। ये दोस्तों ये देखिए आपके सामने कॉनिक्सियन है, जो कि क्या है? एक कैटलॉगिंग सिस्टम है, जो कि OCLC के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट हमारा है शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोपोनेंट इन इंडिया।
जो शैनन एंड वीवर का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन मॉडल था, वो कब दिया गया था? 1939, 49, 48 या 1969? तो इसको दिया गया था 1948 में। तो 1948 में शैनन एंड वीवर ने एक कम्युनिकेशन मॉडल दिया था, किस प्रकार से एक जो कम्युनिकेशन होता है, उस जो संचार होता है, उस संचार को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए शैनन एंड वीवर ने एक मॉडल प्रेजेंट किया 1948 में। जो शैनन थे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। तो इसे जो शैनन और वीवर का जो मॉडल, उसको मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और जो वीवर थे एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने जो दिया शैनन और वीवर जो मॉडल पेश किया, उसको मदर ऑफ ऑल मॉडल्स भी कहा था। कम्युनिकेशन के लिए जितने भी मॉडल्स आए, ठीक, उनका ये मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कहलाता है। ये हमारा इस मॉडल में क्या था? इंफॉर्मेशन था, ट्रांसमीटर था, रिसीवर था, डेस्टिनेशन था, और बीच में हमारा क्या था? नॉइज़ था, ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन सोर्स एक सेंडर होता है, और वो सेंडर क्या करता है? मैसेज भेजता है। और मैसेज भेजता है तो वो मैसेज क्या होता है? एक चैनल के थ्रू जाता है। उसके बाद एक रिसीवर होता है, वो उस मैसेज को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वो वापस उस सेंडर को फीडबैक देता है। और इस पूरे प्रोसेस में, ठीक, इस प्रोसेस में क्या होता है? नॉइज़ होता है, यानी बीच में विरोध उत्पन्न होता है। जब कम्युनिकेशन होता है, जब दो इंसान के बीच, जब दो सेंडर और रिसीवर के बीच जब कम्युनिकेशन होता है, तो उस कम्युनिकेशन के बीच में क्या होते हैं? रुकावट पैदा होती है। उसी रुकावट को क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। तो शैनन और वीवर ने यही बताया था कि एक सेंडर है, वो अपने मैसेज को पहले क्या करता है? इनकोड करता है, कोड में चेंज करता है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है चैनल के थ्रू, और चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करने के बाद वो रिसीवर के पास पहुंचता है, और रिसीवर उस इनकोडेड मैसेज को डिकोड करके समझता है, और देन उसका फीडबैक देता है। और इस पूरे प्रोसेस में वो बीच में जो चैनल के थ्रू जो गया, वो क्या होता है? उसके बीच में नॉइज़ होता है या रुकावट होता है। तो ये मॉडल क्या था? शैनन वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल था। तो दोस्तों, थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपका सजेशन हो, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। सो थैंक यू वंस अगेन।